प्यारे बच्चों, शुभाशीर्वाद के साथ नमस्ते भारत चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। एक मैं आपसे आग्रह करता हूं, यह करना चाहूंगा कि अब आप जय श्री राम का जो नारा लगाते थे, अब जय श्री राम के स्थान पर आप कहेंगे जय सिया राम के साथ। आप जो है अब आप देखें, आपको प्रश्नावली 1.2 के लिए उसके प्रश्नों को उस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए उसके बारे में आप जाने, मैं आपको परिचय बताता हूं कि कैसे आप हल करेंगे। या 1.2 को हल करने के लिए मात्र परिचय। सबसे पहले आप ये जानिए कि हम अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से कटे या अपने से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो केवल एक से या अपनी संख्या से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो केवल एक से या अपनी संख्या से कटे, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक से कटेगी या अपनी संख्या से, एक से कटेगी या अपनी संख्या से, एक से कटेगी या अपनी संख्या से, एक से कटेगी या अपनी संख्या से। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या या भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं या भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो होती हैं जो एक से कटे, अपने से कटे और किसी अन्य से भी कटे, तो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो एक से कटे, अपनी संख्या से कटे, के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से कटे, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं या वे संख्याएं होती हैं जो एक अपनी संख्या से कटे, के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से कटे, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 6, ये 1 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा और ये 6 से कटेगा। इन संख्याओं से 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, अतः यह एक भाज्य संख्या कहलाएगी। 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश, ये आदि संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब आप देखें, जिसका कि आपको इंतजार था कि सर
प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने जा रहे हैं या प्रश्नावली 1.2 पढ़ाएंगे, तो प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने के पहले परिचय आपको दिया जा रहा है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे या उसमें क्या क्या चीज है जिसको कि आपको पढ़ना है, या आप पढ़ना चाहते हैं या आप पढ़ना चाहेंगे, या आपको जानना है कि प्रश्नावली 1.2 को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप यहां यह जानिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि अंक गणित की आधार भूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, या और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में आप कौन सी ऐसी चीज है जिसको कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में बहुत ही अति आवश्यक केवल एक लाइन में आप जानिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या का, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना ही अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है। लेकिन जो इनका घातों को गुणनफल के रूप में जो हम लिखते हैं, इनके लिखने का एक क्रम है, इनका एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसी को हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, या ये कह लीजिए द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक। चलिए आप देखें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के घातों को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या का या प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड कर सकते हैं, या प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, या प्रत्येक भाज्य संख्या का या प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या के घातों को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये अंक पूर्णांकों के अध्ययन में यह मूल रूप से एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। पूर्णांकों के अध्ययन में यह मूल रूप से एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तव में यह कथन सत्य है। इसी कारण इसे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब आप समझे क्या कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय
द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्रत्येक संख्या का अभाज्य संख्या के घातों को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। पूर्णांकों के अध्ययन में यह मूल रूप से एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तव में यह कथन सत्य है, इसी कारण इसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हम कहते हैं। अब जैसे होता है भाज्य संख्या, तो मान लीजिए ये 30 है, इसका खंड होगा 2, 3, 6, 25, 30, ये हो गया। अब जैसे 144 है, तो 144 का क्या खंड होगा? 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48, 3 8 24, 3 चौके 12, 2 14। तो इसका खंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 12, 2 दूनी 4 3 12, ठीक ये हुआ। अब हम इसको लिख सकते 1 2 3 4, 2 के घात 4 गुणे 3 के घात 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आपको यह बताता है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसका आप गुणनखंड करें, फैक्टराइजेशन करें, जैसे आप एलसीएम के लिए खंड करते हैं। खंड करने के बाद उसको आप लिखें, लिखने के बाद यदि कोई अंक संख्या बार बार रिपीट किया है तो उसको गुनिए, गिनिए और घात के रूप में लिख दीजिए। यही आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपको यह बताती है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ये अब हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नावली 1.2 में आपको क्या करना है, या प्रश्नावली 1.2 प्रारंभ करने से पहले आपको क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, उसके बाद द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपको जानना है। अब हम समझते हैं बच्चे कि अब आप इसको अच्छी तरह समझ गए। अब आप आगे देखें। अब आप हंसते मुस्कुराते हुए, जैसे आपने इतना देखा और आपकी समझ में आ गया, उसी अनुरूप में अति सरल ढंग से हम आपके सामने एक हेडिंग हम अपने रूप से बना लिए हैं। आपको किताबों में यह हेडिंग मिलेगी नहीं, मैं स्वतः ही इस हेडिंग को बनाया हूं कि गुणनखंड का अद्वितीय होना। गुणनखंड का अद्वितीय होना, ये द प्राइम फैक्टर ऑफ अर्थमेटिक्स, द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम, या द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट, क्या कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, क्या कहती है? आपसे यह कहती है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या का, प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक गुणनफल के
अभाज्य संख्या एक गुणनफल के रूप में खंडित की जा सकती है। मतलब आधार गुणनखंड का अद्वितीय होना आप पढ़ रहे हैं, उसमें यह है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। आप ऐसा लिख सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2। यह भी आप लिखते हैं। इसका अर्थ वही है जो इसका होगा। क्रम निश्चित न होने पर भी यह अद्वितीय है। क्रम निश्चित न होने पर भी यह अद्वितीय है। ये के गुणनखंड का अद्वितीय होना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। जैसे आप इसको लिखे, इसका अर्थ वही है जो कि इसका अर्थ होगा। क्रम निश्चित न होने पर भी यह अद्वितीय है। यह अद्वितीय है। यह अद्वितीय है। जैसे ये गुणनखंड का अद्वितीय होना बताता है। अब आप देखें, एक ऐसे ही मैं उदाहरण लेके आपको बताता हूं कि गुणनखंड का अद्वितीय होना क्या है। 32,760 आपने इसको लिया और 32,760 का आप खंड कर दें। 32,760 का आप खंड करें। 2 1 2 2 6 12 2 3 6 2 8 16 2 0 0 2 8 16 2 8 16 2 1 2 2 9 18 2 9 18 2 0 0 2 4 8 0 2 9 18 और 2 5 10 3 1 3 3 3 9 3 6 18 3 5 15 3 4 12 3 5 15 3 5 15 5 9 45 5 1 5 7 13 91 13 1 13। अब आप इसको यहां इकट्ठा कर लेंगे। 2 1 2 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। 1 2 3 2 के घात 3 3 के घात 2 5 गुणे 7 गुणे 13। एक बार में आपने इसका, ये भाज्य संख्या है, इसका आपने गुणनखंड किया इस तरीके से, और इनके जो अभाज्य गुणनखंड है उनको आप इस तरह लिखा। इसको लिखने के बाद आपने घात को गिन के लिख दिया। अब एक बार अगर आपने अमल कर दिया और एक बार आप गिन के इनको आप लिख दिए और आप निर्णय ले लिए, निर्णय ले लिए कि गुणनखंड आरोही क्रम में व्यवस्थित है। यही गुणनखंड का अद्वितीय होना कहा जाता है। यही गुणनखंड का
और द्वितीय होना कहा जाता है। ये जैसा कि अभी आपको हमने इसके पहले इसके बारे में पूरा उसका हेडिंग बना के अपने मन से एक बताया था कि गुणनखंड का द्वितीय होना। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि आपको हमने बताया कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 2 का अर्थ वही है जो इसका अर्थ है। ये क्रम में नहीं है तो भी ये अद्वितीय है, लेकिन 32,760 का आपने खंड किया। खंड करने के बाद आपने ऐसे लिखा, ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिखा, और आपने अगर निर्णय ले लिया कि गुणनखंड आरोही क्रम में व्यवस्थित है तो यही गुणनखंड का अद्वितीय होना कहा जाता है। आप लोगों से यह निवेदन किया जाता है कि नमस्ते भारत चैनल पर आप भी गणित विषय अन्य विषय जरूर पढ़ें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप पढ़ें। धन्यवाद।